Good morning, dear student. I am Professor Pankaj Bravia, Assistant Professor in Mechanical Department, SIRT College, Bhopal. Today we can discuss a second law of thermodynamics. It's a very important topic for exam point of view. तो सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोला है, ये कई बार टॉपिक आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोला है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल ये बोला कि हीट वर्क में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। एक्चुअल में आप देखने जाएंगे कोई भी, आप देखो एक छोटी एक कार भी देखेंगे आप आपके यहाँ यूज कर रहे हो आप, क्या वो 100% एफिशिएंसी देती है? नहीं, हीट लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंसीडर नहीं किया। पहला ड्रॉबैक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। सेकंड ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, उसने कभी भी किसी प्रोसेस का डायरेक्शन नहीं बताया कि हमारा कौन सी एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में 100% कन्वर्जन है। क्या वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, या लोअर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं। इट मीन्स हमें डायरेक्शन के बारे में कि कहाँ किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है इसके बारे में नहीं पता। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें ये बताया कि हीट का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। तो इसलिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ इतना समझ में आ गया, लिमिटेशंस क्या है हमारी, हम क्यों फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ के ऊपर आए। ये सब लिमिटेशन आपको एग्जाम में लिखना है, आपको मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, मैंने क्लास में भी आपको बताया है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के करने के लिए। तो इसको समझने के लिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है रिजर्वायर के बारे में समझना। रिजर्वायर इट मीन्स थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। व्हाट इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दो तरह के होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा सोर्स और दूसरा होता है सिंक। अब व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज सिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टेटमेंट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट में आपको बोलूंगा सोर्स और सिंक के बारे में बात करूंगा। तो सोर्स क्या है, व्हाट इज सोर्स? इट इज अ रिजर्वायर विच सप्लाई हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स ऑलवेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या कर रहा है, सोर्स क्या है? ऐसा रिजर्वायर है जो कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करेगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएगा। इसी चीज को अगर उसको मैं हीट सप्लाई करी उसने और उसके अंदर टेम्परेचर में चेंजेस आ गए तो वो सोर्स नहीं है। सोर्स वही है जहां पर कंटिन्यूसली वो हीट सप्लाई करे लेकिन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड सोर्स। ये आपको समझ में आ गया कौन सा रिजर्वायर? सोर्स। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में पहला क्या है, सोर्स। सोर्स क्या है? जो हीट को सप्लाई करता है और टेम्परेचर चेंज नहीं आता। सिंक क्या होता है, व्हाट इज सिंक? सिंक क्या है? सिंक एक ऐसा रिजर्वायर है जो कंटिन्यूसली हीट को ऑब्जर्व करे, कंटिन्यूसली हीट को ऑब्जर्व करे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल ले लो एनवायरनमेंट, हमारी जो गाड़ियां जब रन हो रही है तो हीट कहाँ रिजेक्ट होती है? एनवायरनमेंट में रिजेक्ट होती है। तो एनवायरनमेंट क्या है? एक प्रकार का सिंक है जो कंटिन्यूसली हमारा हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन यहां भी आ जाती है, हीट को ऑब्जर्व तो कर रहा है लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंक। तो दोनों आपने समझ गया, सोर्स वो है जो हीट सप्लाई करता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिंक क्या है? वो है जो कंटिन्यूसली हीट को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअल में दो साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। पहला था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का, और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो अगर मैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूं तो उसका स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली while exchanging heat with
सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जो मैंने अभी बात करी थी आपको रिजर्वायर के बारे में, तो ये रिजर्वायर को ही लिखा हुआ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। मींस क्या बोल रहा है, केल्विन बोल रहा है कि भाई आप ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते। जैसे फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, हीट क्या लिखा, समीशन ऑफ हीट इक्वल टू समीशन ऑफ वर्क, मतलब हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है और कन्वर्ट होकर क्या बन रही है, वर्क बन रही है। यहां पर दो बात ही नहीं करेगी लॉसेस। हीट कहां से मिलती है आपको, सोर्स से मिलेगी। तो यहां पर फर्स्ट लॉ में सोर्स के बारे में बात की थी उसने कि भाई हीट आप ले रहे हो कहां से लोगे, फर्नेस से लोगे, जहां आप जलाओगे और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, आप उसको कन्वर्ट करके वर्क बना लोगे। ये बात की थी, मतलब एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में बात की गई थी फर्स्ट लॉ में। लेकिन सेकंड और हमारे पास वहां पर सिंक के बारे में बात ही नहीं करी कि हीट कोई लॉस होगा। जबकि क्या बोला उसने, सेकंड लॉ ने, केल्विन ने क्या बोला कि आप ऐसा डिवाइस बना ही नहीं पाओगे जो कि वर्क प्रोड्यूस करे, जो कि प्रोड्यूस वर्क करे विथ सिंगल एनर्जी रिजर्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये बोल रहा है, सेकंड लॉ हमें ये बोल रहा है कि आपको अगर वर्क प्रोड्यूस करना है तो सोर्स के साथ साथ सिंक होना जरूरी है, सोर्स के साथ सिंक का होना जरूरी है। अगर आप हीट कहीं से लोगे तो रिजेक्ट भी आपको करना ही होगा, हीट रिजेक्ट जरूर होगी। हमारा हीट रिजेक्शन जीरो हो नहीं सकता। ये हमारे किसने बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये स्टेटमेंट दी। थैंक यू। अभी आपको मैंने केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के बारे में बताया। अब जो भी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे पूरी जितनी भी हमारी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल जो भी है, हमारी जो भी पावर प्रोड्यूस करती है, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, चाहे वो डीजल साइकिल हो, चाहे वो कार्नोट साइकिल हो, कोई भी साइकिल जो हो, वो सब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है जहां वर्क को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो सभी किस पे बेस है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे। तो आया जो भी हमारी साइकिल है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन। जो भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है वो सभी क्या होती है, हमारी हीट इंजन होती है। तो हीट इंजन का मैं एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर T1 क्या है, दैट इज कॉल्ड सोर्स। ये सोर्स है। सोर्स क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोर्स वो होता है जहां से हम लोग हीट लेते हैं। तो ये हीट Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट सप्लाई टू द साइकिल। साइकिल कौन सी, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, साइकिल है जहां वो क्या कर रहा है, सोर्स से हीट ले रहा है Q1, और Q1 हीट लेके क्या करेगा, वो एक वर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड W। अब जब वो W प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने आपको बताया था जब वो W प्रोड्यूस करेगा, Q1 जब W प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वो क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा। तो Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस पर रिजेक्ट कर रहेगा, सिंक, दैट इज कॉल्ड सिंक। तो ये क्या है, सिंक। सिंक का टेम्परेचर कितना है, Q2। सोर्स का टेम्परेचर कितना है, Q1 और T1। और Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट सप्लाई को। Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्टेड टू दी सिंक। सिंक क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है एक प्रकार से, जहां पर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। और सोर्स क्या है, एक प्रकार का फर्नेस है जहां से हम लोग हीट ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार में क्या होता है, हमारा पेट्रोल डलता है। पेट्रोल डलने में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, वो बर्न होता है। बर्न होने क्या, बर्न जब होता है वो, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो दैट Q1 रिप्रेजेंट द हीट प्रोड्यूस। और उसके बाद क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है, हमारी कार रोटेट करती है। ये क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। और आफ्टर दैट क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है, सराउंडिंग में रिजेक्ट होती है। किसके थ्रू, रेडिएटर के थ्रू। हमारे क्या होता है, रेडिएटर लगा होता है कार में। कार क्या करती है, हीट रिजेक्ट करती है, कहां पर, सराउंडिंग में। तो ये Q2 क्या है, जो रिजेक्ट हो रही है कार से, हमारे जो बाहर हीट रिजेक्ट हो रही है वो Q2 है। और कहां हो रही है, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट क्या हमारे लिए, सिंक है। तो ये डायग्राम है। अब मैं हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, यहां पर आप देखेंगे, आउटपुट यहां के लिए क्या है, वर्क। क्योंकि मेन हमारा क्या था, हीट इंजन का मेन काम क्या है, वर्क को प्रोड्यूस करना। जैसे कार का मेन काम क्या है, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करना। तो वर्क क्या है, हमारा आउटपुट है। और इनपुट क्या दे रहे हैं यहां पर, इनपुट आप क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई। Q1 इज द इनपुट। तो W बाय, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारा वर्क बाय एनर्जी इनपुट Q1। और W इक्वल टू हमारा यहां पर आप देखेंगे, W इक्वल टू क्या है हमारा, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो Q1 इक्वल टू, क्योंकि Q1 इक्वल टू क्या है, W प्लस Q2। क्योंकि देखो Q1 से ही कुछ पार्ट वर्क बन गया है और बाकी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर में। तो Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस Q2। इट मींस
W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो आप यहां पर लिख सकते हो एफिशिएंसी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, इट मींस 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी आ गई किसकी, हीट इंजन की। ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, आप कोई भी साइकिल हो, जो भी साइकिल हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो। अब सेकेंड लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट आ गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने क्या बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। अब ये जो स्टेटमेंट है, जनरली हम लोग जितनी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, ये स्टेटमेंट वहां पर काम आता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट इज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ द ऑल रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसने क्या बोला है कि आप जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई हायर टेम्परेचर बॉडी है और लोअर टेम्परेचर बॉडी है, इन दोनों को जब भी आप कनेक्ट करोगे तो हीट फ्लो ऑटोमेटिकली होने लगेगी। कहां से, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली हीट फ्लो होगी। और कब तक फ्लो होती है आपको पता है, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ना हो जाए। ये हमेशा होता है। आप कभी भी कोई दो ग्लासेस को, एक ग्लास में अगर पानी ज्यादा भरो और दूसरी ग्लास में अगर पानी कम भरो, दोनों को कनेक्ट कर दो पाइप के थ्रू, तो क्या होगा, दोनों का पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा। कहाँ, जहां पर हमारा पानी ज्यादा है और जहां जिस ग्लास में हमारा पानी कम है उस ग्लास तक फ्लो होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। सेम हीट पे भी वही होता है। दो अगर डिफरेंट टेम्परेचर बॉडी है और जिस टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसको अगर लोअर टेम्परेचर बॉडी से आप कनेक्ट करोगे तो हीट का फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो वही क्लॉसियस ने बोला कि हायर से लोअर पे तो हो जाएगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर बॉडी से अगर आपको हीट ट्रांसफर करना है कहां पर, हायर टेम्परेचर में, तो कुछ ना कुछ आपको वर्क देना जरूर ही होगा। देखिए आप वर्क दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, लोअर टेम्परेचर बॉडी कौन सी है हमारी, Q2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, T2 रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर टेम्परेचर को, लोअर टेम्परेचर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर टेम्परेचर को, हायर टेम्परेचर बॉडी को। तो यहां पर मैं हीट किससे निकाल रहा हूं, लोअर टेम्परेचर बॉडी से, ठीक है, और भेज कहां रहा हूं, हायर टेम्परेचर बॉडी पे। तो हमें कुछ ना कुछ साइकिल को इनपुट देना पड़ेगा, दैट W रिप्रेजेंट दी वर्क इनपुट। आप एग्जांपल ले लो, जैसे हमारी घर में हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर क्या है, हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। वहां पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी सब्जियां रख रहे हैं और घर की कोई भी चीजें रखते हैं, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बर्फ जम जाती है, आइस का फॉर्मेशन होता है। तो वहां क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली हीट को निकाल रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं, Q2 को हम कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं, उससे हीट कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। लेकिन आपको जब वो हीट निकाल रहे हो, आपकी सब्जियां, आपकी जो भी आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हैं, सब ठंडी हो रही है ना। तो क्यों ठंडी हो रही है, क्यों, आप उसके अंदर से हीट को निकाल रहे हो। लेकिन हीट निकालने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी कौन सी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। तो आपको वर्क देना ही होगा अगर आपको लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकाल रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्लॉसियस पे मैंने आपको अभी बताया, क्लॉसियस पे जितनी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती हैं वो सभी क्लॉसियस स्टेटमेंट बेस होती है। तो अब देखें हम रेफ्रिजरेटर देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, दैट इज R रिप्रेजेंट दी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और जो अंदर रखी हुई चीजें हैं उनसे क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। कहाँ रिजेक्ट कर रहा है, हीट, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो Q1 रिप्रेजेंटिंग दी हीट रिजेक्शन और Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट ऑब्जर्वेशन। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन ऑब्जर्व हीट कंटिन्यूसली। क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली टू मेंटेन द टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। मतलब ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं हीट इंजन में एफिशिएंसी को निकालते हैं, यहां पर हम लोग निकालते हैं COP। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिजायर्ड अफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट, डिजायर्ड अफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट। डिजायर्ड अफेक्ट क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो डिजायर्ड अफेक्ट क्या है हमारा, Q2 क्योंकि आप चाहते थे इतनी एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व करें रेफ्रिजरेटर में। आप चाहते हैं इतना हमारा जो भी आइस रखी हुई है, अगर आपने पानी रखा है उसको आइस के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो कितनी हीट को आपको ऑब्जर्व करना है, ये आप
सेट करते हो, है ना, तो आपकी डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2। तो Q2 यहां पर क्या है हमारा, डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट क्या है हमारा, W। ठीक है, तो COP क्या आ गया, Q2 बाय W, और Q2 बाय आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो COP आ गया हमारा Q2 बाय Q1 माइनस Q2। Q2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेफ्रिजरेटर होता क्या है, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेंटेन लोअर टेंपरेचर कंटिन्यूअसली एंड इट इज ऑपरेटेड ऑन अ साइकिल। अब मैं सेकेंड स्टेटमेंट में, क्लॉसेस स्टेटमेंट में हमारा, मैंने अभी आपको रेफ्रिजरेटर बताया, अब उसके अंदर ही आता है हीट पंप। हीट पंप का डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, तो हीट पंप इज अ डिवाइस विच कैन मेंटेन द हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग एंड एज द हायर टेम्परेचर मेंटेन कंटिन्यूअसली सो हीट पंप इज ऑल्सो वर्क ऑन साइकिल। अब यहां पर क्या है, हीट पंप का मतलब होता है टेम्परेचर को हायर मेंटेन करना कंपेयर टू सराउंडिंग। जैसे आप जनरली आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर जनरली हमारा रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, एसी की जरूरत पड़ती है, रूम को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो। लेकिन ऐसी भी कंट्री है जहां पर आप कंटिन्यूसली आपको रेफ्रिजरेटर यूज करना नहीं है, आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली रूम को गर्म करना है। जो फॉरेन कंट्री होती है वहां पर क्या होता है, रूम को हीट करना है, तो वहां पर क्या आपकी डिजायर इफेक्ट चेंज हो गई। वहां क्या चाहिए आपको, आपको रूम को गर्म करना है, ना कि ठंडा करना है, तो डिजायर्ड इफेक्ट आपकी चेंज हुई, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, हीट पंप यूज करते हैं। वहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होती है, रूम को गर्म करना है, ये रूम को क्या करना है आपको, ये सपोज करो ये रूम है आपका, तो उसको क्या करना है, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करना है। तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या, पहले ही डिजायर्ड इफेक्ट Q2 था, क्योंकि आप बॉडी से हीट को निकालना चाहते थे। अब लेकिन आप चाहते हो बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़े, किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया आपका, Q1 हो गया। तो Q1 बाय एनर्जी तो आप अभी भी दे रहे हो, कौन सी दे रहे हो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो एनर्जी इनपुट क्या होगा, W होगा। इट मींस Q1 बाय Q1 माइनस Q2। तो आपका यहां पर हीट पंप के लिए आपका COP कितना आ जाएगा, Q1 बाय Q1 माइनस Q2। लेकिन आपको ये डायग्राम हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा बताया, स्टेटमेंट आपको बताया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसेस स्टेटमेंट, फिर मैं आपको रेफ्रिजरेटर मैंने बताया, एफिशिएंसी कैसे निकलती है वो बताया, फिर आपको मैंने हीट पंप बताया, COP कैसे निकालते हैं वो बताया। लेकिन आपको ये डायग्राम को इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।